नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आप सबका स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम है चर्चा में और आज एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 5 मेहमान मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठी हैं रुचि तिवारी, जो कि मनोविज्ञान विभाग में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनके बगल में बैठी हैं डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल, जो कि बॉटनी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेरे ठीक सामने बैठे हैं डॉक्टर ललित पंत जी, जो कि मनोविज्ञान विभाग में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मेरे बाएं हाथ में बैठी हैं डॉक्टर नमिता वर्मा, जो कि अर्थशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठे हैं विकास जोशी, जो कि इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप सभी लोगों का सर, मैम, सर लोग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। थैंक यू मैम। सो मच मैम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज पर। वेब सीरीज कब आई भारत में, दुनिया में कब आई, भारत में कब आई और उसके आने से किस तरह का प्रभाव पड़ा है, खासकर एक ऐसे देश में। जब हम भारत देश की बात करते हैं तो वो एक विकासशील देश है और कई तरह की वैरायटी यहाँ पर है। शहरों में रहने वाले लोग अलग स्तर से सोचते हैं, गाँव का एक बड़ा माहौल है। तो ऐसे समाज में OTT प्लेटफॉर्म्स का आना, तमाम सारी रियलिस्टिक वेब सीरीज का आना क्या प्रभाव डालेगा, तो उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, उसके सामाजिक प्रभावों पर बात करेंगे, आर्थिक इकोनॉमी का क्या है उसका मामला, उस पर भी बात करेंगे और थोड़ा हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म क्या है, वो हम जानेंगे अपने पूरे पैनल से। तो ललित पंत जी के पास सबसे पहले आना चाहूँगी। सर, बताएं कि OTT प्लेटफॉर्म आखिर है क्या और क्या फ़ायदे इसके आने से हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के पैरेलल हम इसको एक कोई बॉडी देखें। धन्यवाद मैम। जो आपका पहला सवाल था, OTT प्लेटफॉर्म है क्या, अगर इसके नोमेनकल्चर से देखें तो OTT का पूरा मतलब हो जाता है ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब है कि हमने एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। हमने मतलब जो भी इसके क्रिएटर्स हैं, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे हमारे जो सिनेमा है, जो हमारे धारावाहिक हैं, जो भी हमारी मूवीज़ हैं, हम उसको वहाँ पे रिलीज़ कर सकते हैं। इसलिए OTT को एक लेमन टर्म्स में उसको वेब सीरीज भी बोल देते हैं। अगर हम इसको एक आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो उसे वेब सीरीज भी बोल देते हैं नॉर्मली। ज्यादातर OTT वेब सीरीज जो होती है उसी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है, तो इसलिए हम उसको एज अ इंटरचेंजेबली हम उसको वेब सीरीज बोल देते हैं। जहाँ तक बात करें इसके विकास के क्रम में, तो जो इसका विकास वो 1990 के दशक में शुरू हुआ। 1995 में लुइस इंडियाना करके एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे सबसे पहला इसको एज अ OTT प्लेटफॉर्म के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो स्टार्टिंग का जो मेन पर्पस था, ये जो बनाया गया था, ये स्पेशली उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया था जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास टाइम की कमी है, जिनके पास स्थान की कमी है कि वो एक जगह पे बैठ के मूवीज़ नहीं देख सकते या नाटक नहीं देख सकते। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया गया जिसमें कि वो जब भी उनको टाइम मिले, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को एक्सेस करें और वहाँ पे उसको जो भी उनका फेवरेट चैनल है या जो भी मूवीज़ है वो उसको वहाँ पे देख सकें। भारत में अगर इसकी बात करें तो भारत में इसका पदार्पण हुआ वो समवेयर 2008 के आसपास में हुआ। लेकिन इसको जो मोमेंटम मिला, ये आपके जो कोविड टाइम था, इसके बाद लॉकडाउन के, और स्पेशली अगर पिछले 5 साल में, मतलब कोविड के अलावा भी अगर इसमें 2-3 साल अगर उसमें और जोड़ दें, तो पिछले 5 सालों में जिस तेजी से इसने अपना पांव प्रसारे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि धीरे धीरे ये एक सब्सटीट्यूट बनता जा रहा है हमारे सिनेमा का, थिएटर्स का, और ये सब्सटीट्यूट बनता जा रहा है हमारे टेलीविज़न का। तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये, मतलब मेरा व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है कि शायद हम थिएटर भूल जाएं, कि हमारे आसपास में सारे थिएटर खत्म हो जाएं। अगर मैं जिस जगह से रहता हूँ हल्द्वानी पे, तो पहले एक टाइम पे वहाँ 4 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, बट आज की तारीख में उन 4 सिनेमा हॉल ऑलमोस्ट बंदी की कगार पे हैं। और उनमें से ऑलमोस्ट सभी ने अपने आप को मतलब 2 लोगों ने, एक ने अपने आप को मल्टीप्लेक्स में, सिंगल विंडो मल्टीप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया है, बट उसका भी फ्यूचर कितना होगा नोबडी नोस। कारण ये कि सारी चीज़ें आपके मोबाइल पे एक्सेस हैं। तो ये इसका बेसिक इतिहास है। तो इसका रीजन ये भी होना चाहिए कि यूट्यूब जब से आया, OTT एक है, उसमें एक ब्रांच है, उसकी एक विंग है कि OTT में भी लोग देखते हैं, लेकिन उसके अलावा YouTube पे भी तो लोग इंगेज रहते हैं। हाँ, YouTube एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है। YouTube और OTT 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आप इसको एक कह सकते हो, जो मूवी ऑलरेडी रिलीज होती हैं, आप उसको YouTube में जब किसी चैनल में उसको अपलोड कर देते हो और उस चैनल के थ्रू अगर आप उसको देखते हो तो आप उसको YouTube बोल सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं OTT की, तो OTT में क्या होता है कि इमीडिएटली रिलीज वो पर्टिकुलरली उन चैनल्स के लिए रहती है। जैसे हम अमेजन प्राइम की बात करें या नेटफ्लिक्स की बात करें या फिर कोई दूसरा प्राइम वीडियोस की बात करें, तो ये लोग क्या करते हैं, बाकायदा स्पॉन्सर करते हैं पूरे मूवीज को, पूरे सीरियल्स को,
पूरे के पूरे इनका एपिसोड ये सारे के सारे इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। यूट्यूब में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे मैंने एक मूवी बनाई, मैंने एक नाटक बनाया, मैंने एक एपिसोड बनाया और बनाने के बाद मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। उसके बाद उसके व्यूवर्स कितने होंगे, उसके कमेंट कितने हैं, उसके शेयर कितने हैं, उसके बेसिस पे मेरे को अपनी एक रॉयल्टी मिलना स्टार्ट होती है। बट उस केस में क्या है, वहाँ पे एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है बाय द चैनल और बाय दी जो उसका ओनर है उसके प्लेटफॉर्म। जी जी जी। अगर कोई बताना चाहें कि अभी OTT प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन है, ये कौन कौन है, क्या क्या हैं जो अभी सेवाएं दे रहे हैं? मैं बताती हूँ कि जैसे अभी जो हमारे मेजर जो हम देखते हैं, मतलब जो हमें लाइमलाइट में पता चल रहे हैं, वो है नेटफ्लिक्स है, इसके अलावा अमेजोन प्राइम है, डिज्नी हॉटस्टार, Z5 है ना, और सोनी लिव, ये सब जो हैं ये सबसे ज़्यादा एक्सेस होने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। जी जी। लेकिन बीच में जब हम देखते हैं कि चर्चाएं, जब विवाद होते हैं, तो नेटफ्लिक्स पे कुछ ज़्यादा विवाद था। क्या ऐसा है कि नेटफ्लिक्स पे कुछ खास इस तरह का कंटेंट दिया जा रहा है कि जिस पे लोगों को आपत्ति है या दिक्कतें हैं? जी, नेटफ्लिक्स पे मैम क्या है कि जो जनरली देखने को आया है अभी तक और जो एनालिसिस हुआ है उस पे ये है कि नेटफ्लिक्स में जो क्रिमिनल तरह की वेब सीरीज़ हैं, या जिसमें वायलेंस बहुत ज़्यादा है, या जिसमें ये कह सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए बनी है, उम्र के लिए, जो मतलब जिसमें वायलेंस आप ज़्यादा है, जिसमें आपके शब्दों का प्रयोग बड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज है, तो ये वाली जो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स को मतलब बहुत अच्छा हम नहीं मतलब मानते हैं, इसको बहुत अच्छे सेगमेंट में हम नहीं लेते हैं। जी जी। इसलिए माना जाता है कि नेटफ्लिक्स इज नॉट अ गुड मतलब प्लेटफॉर्म टू बाकियों के बनिस्बत। जी जी जी, बच्चों के लिए खासकर। जी प्रभा जी, आप किस तरह से देखती हैं OTT प्लेटफॉर्म्स को, तमाम सारी वेब सीरीज को? इनका आना कुछ बेहतर भी हमारे जीवन में हुआ है या फिर सब कुछ नकारात्मक है? देखिए मैम, जैसे इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट के लिए है तो उसके लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको किसी को, जैसे प्रोफेशनल्स हैं, बिजी हैं लोग अपने कामकाज में, तो उन्हें जब टाइम, ऐसा नहीं है कि टीवी पे जो पर्टिकुलर टाइम पे या प्राइम टाइम पे जो सीरियल आ रहे हैं उन्हीं को देख के वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। वेब सीरीज़ का ये फ़ायदा है कि आप अपने फ़ोन पे जहाँ चाहे, जब आपको टाइम मिले तब आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। पर इसके मुझे ज़्यादा जो लगता है, ये मेरी पर्सनल अपना राय हो सकती है, मेरी पर्सनल वो है कि मुझे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा लगते हैं। कि अभी की जो वेब सीरीज़ चल रही है, ज़्यादातर वेब सीरीज़ हम देखें, अगर मैं कुछ का अगर नाम लूँ, जैसे पातालोक है, मिर्ज़ापुर है, ये सीरीज़ जो ज़्यादा चल रही हैं, तो इनमें मेरे जो देखने का नज़रिया मेरा जो है, इसमें वॉयलेंस, एब्यूसिव लैंग्वेज, मारधाड़, करप्शन, यही सब ज़्यादा दिखाया जाता है। तो आप मतलब मैं तो फैमिली के साथ बैठ के इसको देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसमें ऐसी लैंग्वेज है कि हमारे घर में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो इवन हम साथ में बैठ के नहीं देख सकते हैं। अगर हमें देखना है तो हम एयर प्लग्स लगाएं, और अगर सिंगल रूम में बैठ के ही हम इसको देख सकते हैं। तो अगर ऐसा एंटरटेनमेंट है तो वो किस काम का? और आप देखिए बच्चों पे क्या, बड़ों पे क्या असर पड़ रहा है। अगर हम 24 घंटे कोई ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट वाली चीज़ें देखें, हम वायलेंस देखें, हम झगड़ा देखें, तो उसका असर कहीं ना कहीं हम पे पड़ता है। जैसे अगर हम अच्छा सा म्यूज़िक सुने, अच्छी चीज़ें, हंसी मजाक हो, तो हमारा मन भी खुश होता है। और मेरे साथ बैठे ये मनोवैज्ञानिक साथी ज़्यादा इस बात को बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे कि हमारे मनोविज्ञान पे, हमारे दिमाग पे इसका क्या असर पड़ता है जो हम चीज़ें देखते हैं। बच्चों में आप देख रहे होंगे, जैसे आज बोलना चाहूँगी मैं, बिल्कुल। जैसे कि पहले की अगर हम बात करें तो हम ही बहुत पहले की अगर हम बात करें तो एक चित्रहार आता था वेडनेसडे को, तो पूरी फैमिली उस चित्रहार के लिए बिल्कुल एक्साइटेड रहती थी कि चित्रहार आ रहा है और हमने टीवी खोल के बैठना है, या कोई एक मूवी आ रही है सैटरडे संडे को रंगोली आता था। तो अब तो वो वाला टाइम ही नहीं रहा। अब सब एयर प्लग्स लगा के बैठते हैं और सब अपना सेल फोन खोल के बैठ जाते हैं। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन तो निल है, हमारी आपस की कम्युनिकेशन जीरो हो गई है। हमारे जो आपस में रिलेशनशिप है उसमें डाउनफॉल हुआ है ना, और हम कोई बहुत अच्छी चीज इससे सीख नहीं रहे। तो पहले के जमाने में जो हमारे एक फैमिली टाइम हम एक स्पेंड करते थे, वो अब लगभग नीचे की ओर जा रहा है। तो अब निजी सबका अपना पर्सनल स्पेस हो गया है। सबका पर्सनल स्पेस हो गया है। इस पर्सनल स्पेस की वजह से हमारी
मतलब हम क्या कहें कि हम समाज को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं या नीचे की ओर ले जा रहे हैं। जी जी। ललित जी, आप कैसे देखते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने को? अच्छे रूप में देखते हैं कि अब रचनात्मकता को नई उड़ान मिल रही है और रियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं, जो समाज में चीज़ें हो रही थी जिनको हम कई बार सुनने के देखने के आदी नहीं होते हैं, तो वो चीज़ें हम देख पा रहे हैं वेब सीरीज के जरिए। आश्रम सीरीज अगर आपने देखी होगी तो धर्म के नाम पे लोग कितना अंधे हो जाते हैं, उस सीरीज को देख के हम मालूम चलता है किस हद तक अंधे होते हैं। और कोटा फैक्ट्री आई तो वो भी एक रियलिस्टिक है कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इसको? मैम, मैं ना सबसे पहले जो डॉक्टर रुचिता वर्मा मैम ने जो एक सवाल लिया था, जो उनसे सवाल आपने पूछा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो मैं उसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारा जो नेटफ्लिक्स के अलावा हमारे और भी हमारे जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें भी कुछ चीज़ें इस तरीके से परोसी जाती है जो हमारे व्यक्तिगत हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे इवन प्रोफेशनल जीवन के लिए भी अच्छी नहीं है। भले ही वो मतलब नेटफ्लिक्स ही नहीं, अमेजन प्राइम पे भी बहुत सारे कंटेंट ऐसे हो सकते हैं या प्राइम वीडियोज़ पे भी हो सकते हैं। जैसे प्राइम वीडियोज़ का अगर हम अच्छा, कोई बात नहीं, मैं वर्मा कर दूंगी, रुचिता हटा दूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो जब हम बात कर रहे थे उसकी, जैसे मैं प्राइम वीडियोस का मैं एज एग्जांपल लेता हूँ, एक 90s के डेकेड में एक इंसिडेंट हुआ था, हर्षद मेहता कांड। तो उस पर जो मूवीज़ बनी, तो उस मूवीज़ में जिस तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया, तो वो हमारे लिए वो एक समाज के लिए हो सकता है वो विलन था, बट हमने जिस तरीके से उसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखा, तो बच्चों के दिमाग में या जो यूथ है जो अभी मतलब अभी धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, उनके दिमाग में उसको एज अ हीरो उसको प्रोजेक्ट करा जा रहा था। तो यहाँ अब ये इसका पहला सवाल था। जो अब आपका दूसरा सवाल है कि क्या इसका असर पड़ता है, तो अगर हम बात करें ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से तो मुझे खुद में भी लगता है कि वो चीज़ें गलत हैं। शायद मैं खुद भी देखता हूँगा उनको, लेकिन मेरा जब उसको देखता हूँ तो मेरा देखने का अपना एक पर्टिकुलर उसका एक रीज़न होता है कि उसके पीछे देखा जाए कि उसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। जैसे मैं अगर मैम ने एक एपिसोड की एक उसकी वेब सीरीज़ की बात करी थी पाताल लोक, तो पाताल लोक में स्पेसिफिक कैरेक्टर है हथौड़ा सिंह। तो हथौड़ा सिंह जो क्रिमिनल बनता है, अगर उस पूरी वेब सीरीज को देखोगे तो वो जो लड़का होता है बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन ड्यू टू द कास्टिज्म या जो भी उसके पीछे का बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के चक्कर में वो एक इंटेलिजेंट बच्चा लेटर ऑन एक बहुत बड़ा एक क्रिमिनल बनता है। ठीक है, और बात को ये पूरा उस पूरी मूवी में एक नेक्सस दिखा रखा है हमारी मीडिया का, हमारी पुलिस जो पुलिसिंग सिस्टम है उसका, और हमारा जो सोसाइटी है उसके जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जो लोगों को अपने एज अ पपेट यूज करते हैं, उनका पूरा नेक्सस दिखा रखा है। और दिखा रखा है कि कैसे एक अच्छे इंसान को हम एक बहुत बुरे इंसान में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपराधी बना सकते हैं। आप ये देखिए ना, अक्सर ये दिखाया जाता है कि जो खलनायक होता है, जिसे हम खलनायक कहते हैं, आजकल ज्यादातर युवाओं में वो प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जी। कि जो पुलिस वाले दिखाए जाएंगे, अच्छे जो अधिकारी दिखाएंगे, वो करप्ट दिखाए जाते हैं, नेता करप्ट दिखाए जाते हैं, और लेकिन जो गुंडे हैं उनको जो खलनायक का प्रोजेक्शन उनको हीरो के एज ए हीरो की तरह उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो बच्चों पे इस चीज का बहुत गहरा असर है कि आप देखें, जैसे अगर मूवीज जो आई थी पुष्पा राज या फिर रॉकी भाई, तो इसका स्टाइल हर कोई कॉपी कर रहा है। तो समाज में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि बच्चों में। मैम आपने पुष्पा की बात करी तो पुष्पा का मुझे डायलॉग आ रहा है, झुकेगा नहीं। अब अगर आप इसको झुकेगा नहीं वाली लाइफ, इस स्टेटमेंट को अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करो तो ये तो हमारे मनोविज्ञान का सबसे बड़ा हमारा कंट्राडिक्शन है। हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा बोला जाता है जितना झुकोगे उतना आप सर्वाइव करोगे, उतना आप सर्वाइव करोगे। बिल्कुल ये बात सही है। और उसके अलावा एक वर्ड उसके साथ और जुड़ा है, साला, है ना। तो हम मतलब एक नॉर्मल जो हमारा मिडिल क्लास फैमिली होता है, तो हमने अपने घर में कभी इस तरीके की लैंग्वेज साला भी हम नहीं यूज, हम उसको एब्यूजिव वर्ड में कंसीडर करते हैं, हम कभी उसको नहीं यूज करते हैं। लेकिन आजकल बच्चों के लिए वो कोई मतलब वो अब्यूजिव वर्ड नहीं है। हर कोई बच्चा, मतलब जो छोटे बच्चे, मैं अपने ही बेटे की बात लूं, 5 साल का है, लेकिन वो हर बात पे मैं झुकेगा नहीं साला, तो वो जो एक्शन है उसका वो भी, और वो इतना कॉमन हो गया है, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो। मतलब मैं जो अपने बेटे के फ्रेंड्स वगैरह को भी देखती हूँ, गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, और वो बड़ा एंजॉय करते हैं इस पर्टिकुलर जो डायलॉग है कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो ये मतलब बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, और जबकि हमें थोड़ा लगता है कि बच्चे इस तरीके के वर्ड ना बोलें। तो हम कितना अपने एज अ पेरेंट में मतलब बताना चाह रही हूँ। और उसके अलावा जैसे मैम ने कहा कि प्रभा मैम ने कहा कि पुलिस वाले करप्ट दिखाए जाते हैं, तो बच्चों के ऊपर ना इसका मैम बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जो मैंने अपने ही घर में देखा। मेरा बेटा कहता था मैं पुलिस बनूंगा,
लेकिन एक आध चीजें उसने ऐसी देखी इन्हीं वेब सीरीज में कि पुलिस वाला जो है वो अच्छे बॉय को मार रहा है, मम्मा ये तो अच्छे बॉय को मार रहा है, मम्मा मैं पुलिस नहीं बनूंगा। तो एक जो ये इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर जो ये घर कर रहा है ना ये चीजें, उसके अलावा एग्रेशन, जितना बच्चे अब एग्रेसिव हो रहे हैं, जितने हम ललित सर को पता होगा ज्यादा से ज्यादा केसेस जो हैं वो एग्रेशन के आते हैं छोटे बच्चों में। बिल्कुल। तो ये एग्रेशन कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से डेवलप हो रहा है बच्चों के अंदर। मुझे लगता है कि दो चीजें हैं कि हम अपने बच्चों को तमाम रियलिस्टिक चीजों से बचा के रखें या उनका सामना करने दें। बिल्कुल। पहले से होता था कि हम बचा के रखते थे, बच्चा कुछ सवाल पूछा तो हम घुमा फिरा के उसको सही चीजें नहीं बताते थे। उसकी भी एक उम्र होती है, बच्चे को कोई भी चीज से इंट्रोड्यूस कराने की एक सही उम्र होती है। जी जी। आजकल जैसे मेरा बच्चा है तो हमें क्या समझाना पड़ता है, बच्चा अगर बाहर से, हम घर में सिखाते हैं कि बैड लैंग्वेज यूज नहीं करनी है ना, आप किसी को बोलो, अब बोलना घर में भी नहीं है, बाहर भी नहीं बोलना है, लेकिन बच्चे के कानों में पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं से। मेरा बेटा फुटबॉल खेलने जाता है तो कल बड़ा गुस्सा होकर आया, बोल रहा मुझसे सेल्फ गोल हो गया, मेरी टीम के खिलाफ मुझसे गोल हो गया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन इतने में मुझे किसी बच्चे ने पीछे से धक्का देके गाली दी। तो मम्मा बच्चे गाली बहुत देते हैं, अब मैं अपने बच्चे को कैसे रोकूं, कि कब तक मैं रोक पाऊंगी कि आप गाली मत देना। और कुछ टाइम पहले तो वो पूछता था, जैसे कोई बैड वर्ड सुन के आएगा, मम्मी इस गाली का मतलब क्या होता है, तो मैं उसको क्या समझाऊं। आजकल पहले तो लड़के हम कहते थे बड़े आदमी हैं, लड़के हैं, अब तो महिलाओं का भी शौक हो गया कि गाली देके बात करनी है। तो इससे समाज, मतलब हम क्या दिखाना चाहते हैं कि मैं गाली दूंगी तो क्या मतलब मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं क्या दिखाना चाहती हूँ। तो इस प्रवृत्ति को हम कैसे रोकें, जो समाज कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से हमसे ही बन रहा है। हो गई है ना, उसी ने हमारे समाज को बिगाड़ भी दिया है। आजकल महिलाएं भी ये सोचती हैं वाकई में कि हम कुछ इल वर्ड्स यूज करें, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करें तो हम थोड़ा मॉडर्न और बराबरी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये मॉडर्नाइजेशन ना होके कुछ और ही है, समाज को हम ऊपर की ओर ले जाके नीचे की ओर ले जा रहे हैं। जैसे पहले हमारी जो मदर लोगों का टाइम था, हमसे दादी लोगों का टाइम था, तो बच्चे का खाना पीना, पालन पोषण, पढ़ाई, सिर्फ यही चीजें ज्यादा देखनी पड़ती थी। लेकिन आजकल हमें एक चीज और देखनी पड़ रही है कि हमारा बच्चा टीवी पे क्या कंटेंट देख रहा है, हमें इसकी भी निगरानी करनी पड़ रही है। जैसे मैं अगर काम पे अपने कार्यस्थल पे आती हूँ, मैं ये इंश्योर करके आती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी एब्सेंस में यूट्यूब ना देखे, मतलब स्मार्ट टीवी पे कोई वेब सीरीज वगैरह कुछ भी ऐड वगैरह ना देखे। तो मैंने अपने एब्सेंस में यूट्यूब या कुछ भी टीवी चलाना, मतलब इंटरनेट मैंने एक्सेस बंद कर रखा है, क्योंकि मुझे ये है कि इस उम्र में उसके कानों में वो चीजें ना पड़े जो उसके समझने की अभी एज नहीं है। जी, लेकिन चौतरफा जब इस तरह की बाढ़ आई हो तो बड़ा मुश्किल है बचाना। हाँ। बच्चा घर से निकलेगा स्कूल जाने के लिए, हो सकता है वो बंक करके कहीं ग्रुप में देख रहा हो। हाँ। मतलब कुछ भी हो सकता है। मैम एक्चुअली होता तो ये पहले भी था, चीजें पहले भी ऐसी थी, ऐसा नहीं कि ये चीजें आज ही है, एक्सपोज नहीं था, चीजें पहले भी ऐसी थी, लेकिन एक पर्दा था, एक इनविजिबल पर्दा था आपके और हमारे बीच में, हमारे मतलब आपके और हमारे, मतलब मेरे और मेरे जो सीनियर जनरेशन है उनके बीच में। लेकिन अब वो क्या हो चुका है, वो पर्दा हट चुका है। पहले क्या थे, सोर्सेस कम थे, पहले अगर हम देखा जाए तो हम ज्यादा अगर कोई इंटरनेट उतना एक्सेस था नहीं, उतना एक्सेसिबल था नहीं, मोबाइल उतना एक्सेसिबल था नहीं, लैपटॉप लोगों के पास हार्डली हुआ करते थे, तो अगर अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, अब उस अधूरे ज्ञान को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्सेज को लेते थे, बट उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो शायद उतनी ऑथेंटिकेटेड नहीं होती थी जितना रहते थे। और दूसरा, उसको देखने वाले, उसको पढ़ने वाले, उसको सुनने वाले परसेंटेज उनका बहुत कम होता था। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, जब हम लोग 12th में थे, हम लोग तकरीबन 100 या 125 का बैच होता था। उस 100 या 125 के बैच में 80 to 90% बच्चे ऐसे थे जो एकेडमिक ओरिएंटेड थे, जिनका पढ़ाई को लेकर अपना एक रुझान था, जिनको अगर आप पूछोगे कि आपको क्या करना है, उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर थे, आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर, उनका सब था। मैं एक बार अपने एडमिशन के पूरे प्रीवियसली जहाँ मैं जॉब करता था, उनमें एडमिशन के चक्कर में बिहार गया, तो बिहार में मुझे बच्चों को जब उनसे बात करी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप उनसे बात करोगे, उनका विजन क्लियर है, इंजीनियरिंग देन IAS। और सेम चीज़ आज हमारे टाइम पे भी था, बट आज की तारीख में क्या है, ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो पर्दा हट चुका है। और उस पर्दे के हटने से आप ये मान के चलो, आप चारों तरफ इन्फॉर्मेशन से घिरे हो, और उसमें आप जब एक बच्चा जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह है, उसके दिमाग में, उसके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसी इमेज अगर उसके पोर्ट्रे करी जाती है जो उस व्यक्ति के, उस समाज के, उस परिवार के अगेंस्ट हो, तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो उस बच्चे का फ्यूचर क्या हो सकता है। आप देखिए ना, एग्रेसिवनेस बच्चों में बढ़ रही है। गन कल्चर हमारे यहाँ बहुत तेजी से बढ़ा। आप ये मान के चलिए, अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे गन कल्चर बहुत ज्यादा है। अभी आपने कुछ दिन पहले 4 जुलाई को जब अमेरिका इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन आपने देखा था कि वहाँ पे गोलीबारी कांड हुआ है, और जो चलाने वाला वो एक यंग पर्सन था, 18-20 साल का एक यंग पर्सन है। और वो गन कल्चर, अगर अमेरिका के बाद दूसरा देश अगर कोई रहेगा जहाँ पे गन कल्चर सबसे ज्यादा रहेगा तो भारत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ गन बहुत ज्यादा है, इलीगल तरीके
तरीके से। हमारे यहाँ लाइसेंसिंग की प्रोसीजर होने में बड़ा टफ है, लेकिन इलीगली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये इसका पहला रीज़न है। दूसरा, हमारे यहाँ जिस तरीके से हम जो कंटेंट देख रहे हैं मूवीज में, स्पेसिफिकली वेब सीरीज में, अगर हम सिनेमा की बात करें, सिनेमा में तो हमारे पास बेंचमार्क लगा है, हमारे पास एक रेगुलेटर है ना, सेंसरशिप है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। टीवी पे भी अगेन हमारे पास सेंसरशिप रहती है, टाइम बाउंडेशन रहती है, क्योंकि अगर आधे घंटे का अगर कोई एपिसोड है तो उस आधे घंटे के एपिसोड में हार्डली 20 मिनट का ही आपका कंटेंट डिलीवर होता है, बाकी 5 या 6 मिनट आपके एडवर्टीजमेंट में निकल जाते हैं। लेकिन वेब सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है कि मैं लेट्स सपोज मैं मैम का अगर कोई रिलेटिव हूँ या उनका वार्ड हूँ, तो उस केस में मैम अपने मतलब मैंने हेडफोन लगाया, हेडफोन लगाने के बाद मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, तो वो तो केवल मैं ही जानता हूँ ना। बिल्कुल। और जैसी मदर आती है, मैंने वो विंडो स्किप करी और दिखा दिया। हमारी मॉनिटरिंग बढ़ गई है ना, हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चा पढ़ रहा है वाकई या फोन में कुछ और चीज कर रहा है। जैसे कोविड टाइम में ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन हुई, तो हमें ये भी एश्योर करना पड़ रहा था कि बच्चा वाकई लाइव क्लास ज्वाइन कर रहा है या दूसरी विंडो खोल के यूट्यूब में कुछ चल रहा है। जी जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ से बच्चों को बचाना चाहते हैं, बच्चे वहाँ ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ फील्ड में जाते हैं। है कि जिस चीज से रोका जाता है तो क्यूरियोसिटी वहाँ को हमें ज्यादा ले जाती है। और उसके पीछे मैम उसका हीरोइज्म भी ज्यादा है ना। हमें हीरोइज्म हमने ज्यादा उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज ए हीरो, तो पुष्पा राज है, तो सब बच्चों को क्यों वो लगता है कि छोटे जो बच्चों का बाल मन है, केएफसी में जो कैरेक्टर है उसको अगेन उसको केएफसी अभी उसके 2 एपिसोड आए, ऐसा वैला और उसका ऐसा दिखाया, तो जाम के बच्चे इंप्रेस होते कि रॉकी भाई देखो पढ़ लिख के क्या होता है, ऐसे डॉन बन के कितना अच्छा है ये जी। क्या कुछ तो विकास जोशी जी के पास मानना चाहती हूँ, काफी देर से। जी मैम, सादर धन्यवाद। जी विकास जी, आप इस एंगल से थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा एक पक्षी बात भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वेब सीरीज़ के बहुत सारे हम देखते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। हम तमाम चीज़ों से जब समाज को छुपाते रहेंगे, हम किस हद तक चीज़ों को छुपाएंगे, हमारे सामने सच्चाइयाँ आना भी ज़रूरी है। और जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वेब सीरीज़ में, वो कहीं ना कहीं किसी एक समाज में घटित हो रही होती हैं, भले ही जाति के मसले हों, भले ही पढ़ाई को लेके जो कोटा फैक्ट्री है वो चीज़ें हों, भले ही आश्रम वाली जो मूवी हो, भले ही और तमाम सारी जो मूवीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं रियलिस्टिक चीज़ें भी हैं जो समाज में घटित हो रही हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि क्रिएटिविटी कितना बड़ी है इन सब के आने से, सबको एक मंच मिला है, एक ऑप्शन मिला, नहीं तो वो स्टीरियोटाइप मूवीज़ हम देखते थे फिल्मों में, तो और उसका नेगेटिव भी तो बहुत आई। मैं चाहती हूँ कि इस एंगल से आप कुछ बात रखें। जी बिल्कुल मैम, देखिए जैसे डॉक्टर ललित पंत ने शुरुआत की आज के कार्यक्रम की और बताया कि OTT जो प्लेटफॉर्म की शुरुआत कब से हुई है ना, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो निरंतर बढ़ती जा रही है और तीव्र गति से उसमें सुधार हो रहा है और वो और भी बेहतर होती जा रही है। जब इंटरनेट शुरुआत में आया था तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेके आया था, है ना। तो कोई भी चीज़, जब किसी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उसके साथ उसके नेगेटिव पहलू भी सामने आते हैं। अगर हम सकारात्मकता OTT प्लेटफॉर्म पर अगर हम सकारात्मकता की बात करते हैं तो देखिए भारत में इसकी शुरुआत OTT प्लेटफॉर्म की मेरे ख्याल से 2008 में हुई, और आज लगभग 40 चैनल OTT प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जो सामग्रियाँ परोस रहे हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं, जिन्हें लोग देख रहे हैं, है ना। तो अगर हम पॉजिटिविटी की इसमें बात करें, इसमें सकारात्मकता की, तो जैसे आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में आज भी आप देखते हैं कि नेपोटिज्म बहुत है, भाई भतीजावाद है ना। कास्टिंग काउच की खबरें आप हर दिन आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे। तो कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म जो बूस्ट हुआ, जो इसको बूस्ट मिला वो कोविड-19 के दौरान मिला, जब सब लोग घर पे बैठे हुए थे, है ना। उस दौरान इसको थोड़ा बूस्ट मिला, जो एक मोटा मोटा अनुमान था कि 2023 तक लगभग 45% मार्केट OTT कवर कर लेगा, वो इसने समय से पहले भी कर लिया। तो OTT प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से एक चीज़ तो ये हुई, जो मनोरंजन के क्षेत्र में जो युवा प्रयासरत थे, मनोरंजन में जो अपना करियर बनाना चाहते थे, उन युवाओं को मौका मिला। आप देखिए उसमें जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर हैं, है ना, वो कहीं से हीरो जैसे नहीं लगते हैं, पर आज एक बहुत बड़ा नाम है ना। आप पंकज मिश्रा जी को देख सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग अब सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी जिसके अंदर प्रतिभा थी, जो अपने को साबित करना चाहता था, उसको मौका नहीं मिलता था, तो OTT प्लेटफॉर्म पर जो है लोगों को मौका मिला है, लोगों ने अपनी प्रतिभा को दर्शाया है, और आज उन लोगों को पूरे देश में उनकी वाहवाही हो रही है, उनके काम को सराहा जा रहा है, उनको जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मनोरंजन क्षेत्र में ऐसा युवा जो प्रयासरत था पर उसको किसी कारण मौका नहीं मिल रहा था, तो OTT प्लेटफॉर्म ने उनको रोजगार दिया, उनको मौका दिया, है ना। एक ये बहुत बड़ा सुधार। अब अगर हम बात करें OTT प्लेटफॉर्म पर जो मौका देने के बाद आम आदमी को क्या फायदा हुआ। अगर आम आदमी, आप या मैं, कोई भी, अगर हम थिएटर जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो अकेले तो जाएंगे नहीं, 2 या 3 लोग साथ में अगर जाते हैं तो फिर उस दौरान इंटरवल होता है, पॉपकॉर्न, ये सारे जो खर्चे, आप अगर एक मूवी देखने जा रहे हैं तो आपने अगर बजट बनाया था कि भी 3 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, 1000 रुपये में काम हो जाएगा, वो आपका बीच में पॉपकॉर्न खाया, फिर बाहर निकले, नाश्ता, रात का डिनर लिया या दिन में लंच लिया, वो आपका जो 1000 का था वो 2000-3000। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट की हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, वो सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हैं।
आप उसको फ़ोन में ही देख सकते हैं, है ना। तो इन सब खर्चों को भी बचाया है। अब बात करें, मैंने कहा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका नकारात्मक पक्ष भी है। नकारात्मक पक्ष जैसे अब तक बात की कंटेंट पे मैं बच्चों चाहूंगी थोड़ा आप कंटेंट पे भी बात करें। अगर हम कंटेंट पर बात करें, देखिए कंटेंट दोनों तरीके का आ रहा है। सिनेमा को जो है समाज का आईना भी कहा जाता है ना। जो चीज़ें समाज में हो रही हैं वही सिनेमा हमें दिखाता भी है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग से कुछ बना देगा। जो चीज़ें हमको सिनेमा में हम जो चीज़ देख रहे हैं वो चीज़ असल में होती है। जैसे सर ने अभी हर्षद मेहता सीरीज का जिक्र किया था, तो हरशद मेहता ने जो घोटाला किया था उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी और वो काफी हिट भी रही। अच्छी वेब सीरीज जी, है, अच्छी वेब सीरीज थी, पंचायत है, रॉकेट बॉयज अभी आई है, दोनों बनने हैं। अब जैसे कुछ मस्ट सी वेब सीरीज है रॉकेट बॉयज जी। तो कुछ वेब सीरीज हैं जिनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे पाताल लोक है या फिर मिर्जापुर है, जिनमें अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया। हाँ, बिल्कुल किया गया है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। जैसे कि आप बॉडी होना ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। जैसे आप फिल्मों के लिए देखते हैं तो फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड एक अथॉरिटी है ना। न्यूज के लिए देखते हैं, मीडिया के लिए अगर देखते हैं तो उनके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। ऐसे आप टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए देखते हैं तो उसके लिए भी एक अथॉरिटी बनी है। तो कहीं ना कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी एक ऐसी अथॉरिटी बनना जरूरी है जो जांचे और उसके बाद सामग्री को प्रसारित करने का अधिकार दे। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसको देखने के लिए कोई, इसको मॉनिटराइज करने के लिए जो है कोई एक संगठन नहीं बना हुआ, रेगुलेटर नहीं है। और उस वजह से क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी ये परोसना चाहिए परोस रहे हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच सीधे व्यक्तिगत तौर पर है। आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ भी देखना चाहें, आप हेडफोन लगाइए और देख सकते हैं। तो नुकसान होगा तो ज्यादा, बिल्कुल नुकसान तो सबसे बड़ा पहुंच आपकी सीधे बेडरूम तक है अगर देखा जाए तो सिंपल सी वे में। अब आप देखिए, मेरे ख्याल से हम सभी लोग अपने बचपन में शायद ही अगर कोई छुट्टी का दिन हो तो चाहे हम पुरुष हों या महिला हों, हम दिन भर खेलते रहते थे, है ना। सुबह घर से निकल गए, नाश्ता किया, दिन भर खेलते थे और शाम को ही घर आते थे, फिर डांट खाते थे और अगले दिन से नहीं जाएंगे, फिर अगले दिन छुट्टी होती थी, फिर वही प्रक्रम दोहराया जाता था। आउटडोर एक्टिविटीज आज डेली की होता डेट में तो था। बिल्कुल बट अब आज की डेट में चली देखिए गई बच्चे या तो फोन पे बिजी हैं, अब वो फोन पे या तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरियल्स देख रहे हैं, है ना, या फिर उस पर गेम्स खेल रहे हैं। तो जो समाज में जो मनुष्य का जो विकास हुआ है, जो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब खेलते कूदते थे तो अनचाहे बहुत सी एक्टिविटीज हो जाती थी जिनसे जो है शरीर पर भी जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता था। और आजकल के बच्चे जो है या तो वीडियो गेम खेल रहे हैं या फोन पे कुछ वेब सीरीज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शरीर और स्वास्थ्य पर भी उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको अंकुश लगाने के लिए कोई एक ऐसा, जैसे फिल्मों के लिए है या फिर जैसे मीडिया के लिए है या जैसे टेलीविजन पर आने वाले धारावाहिकों के लिए एक रेगुलेटिंग बॉडी बनाई गई है, वैसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी बनाए और फिर उससे जाके इसमें जो है थोड़ा सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। इसके अलावा जैसे बच्चों को हम जो मिडिल क्लास के खासतौर पे जो बच्चे होते हैं, मतलब अपर मिडिल क्लास के, क्योंकि जो लोअर क्लास का तबका है वो तो उन गालियों को रोज ही झेल रहा होता है जी। और तो हम अपने बच्चों को इनसे बचा के हमें रखना चाहिए या हम उनसे रूबरू कराएं कि ये है दुनिया। देखिए मेरा मानना ये है ना कि कभी कभार चीजें छुपानी भी नहीं चाहिए, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है मेरा एग्जांपल थोड़ा गलत हो, काट देना अगर होगा ऐसा है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, महिलाओं से रिलेटेड है ना। महिलाओं को एक उम्र के बाद जो है मासिक चक्र आता है ना। तो आप गांव घरों में देखिए, मैं एकदम पहाड़ के इंटीरियर से बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ चीज़ों को देखा है, चाहे अपने घर में देखा है, बाहर देखा है, सब जगह देखा है ना। तो माता पिता महिलाओं को बताते ही नहीं है कि ऐसी घटना हो सकती है। और उसमें होता क्या है कि जब किसी लड़की के साथ देखिए, जब 9वीं 10वीं में हम लोग पहुंच जाते हैं तो वो घटना होना आम है, वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, उसमें कुछ ऐसी छुपाने की चीज़ नहीं है, पर उसको माँ बाप छुपाते हैं। फिर जब बच्चे के साथ वो घटना होती है तो स्कूल से उसको छुट्टी लेके घर जाना होता है ना। और फिर घर पे भी जब वो पूछती है तो उसको बोलते ये तो सबके साथ होता है ना। एक कपड़ा दे दिया जाता है तो वो कपड़ा कहीं ना कहीं गंदगी का भी वही चीज़ है। अभी मैंने अपने रिलेशन में, मेरी मामा की लड़की है, मैंने उनको जो है सजेस्ट किया था, मैंने अब बच्ची बड़ी हो रही है, मैंने उसको गोद में खिलाया, मैंने उनको कहा था, मैंने उसको बताना कि भाई बॉडीज में हार्मोनल चेंज होते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है, और जो कदम बाद में उठाया जाना उसको पहले उठा लो, सैनिटरी पैड उसको पहले दे दो, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आप छुट्टी लेके घर आ जाएगी। तो जागरूकता भी जरूरी। आप कब तक बचाएंगे? तो वो जागरूकता आपको कहना है कि इन तमाम माध्यमों से भी मिलती है। नहीं, आपको अपने बच्चे को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हाँ अगर कोई चीज समाज में ऐसी हो रही है, जैसे अब्यूजिव लैंग्वेजेस वाले वेब सीरीज पर शोज आ रहे हैं, है ना। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, आप जितना रोकोगे उतना जाते हैं। जैसे अगर छोटा बच्चा है ना, वो मिर्च की, जो मैं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरा बच्चा कहीं से गाली सुन के आता है, वो अभी इतना छोटा है कि वो ये जजमेंट नहीं कर सकता है कि ये अच्छी चीज बोलने वाली है या नहीं है। उसको लगता है कि जो लड़के बड़े हैं, जो उससे बड़े दद्दा लोग जिन्हें वो बोलते हैं कि हमसे बड़े भैया खेलने जो आते हैं, वो ऐसा बोल रहे थे, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उनसे इम्प्रेस होके, कहीं कोई अगर मेहमान आए घर में या कहीं स्कूल में या किसी घर में ही सबके सामने उस वर्ड को
जैसे हम आम समाज में अच्छा एक सभ्य समाज में उन शब्दों का प्रयोग हम वर्जित मानते हैं, तो अगर वो ये शब्द बोले तो वहाँ पे माँ बाप को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और साथ ही जो सुन रहे हैं तो ये बड़ा शर्मिंदगी का विषय बन जाता है कि बच्चा ऐसी चीजें कहाँ से सीखा। जी, छोटे बच्चों के लिए ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा संकट का दौर तो है कि उनको बचाना जरूरी है। वैसे एक तरफ हम देखें तो अमेरिका में ये डिमांड उठने लगी कि बालिग होने की उम्र को कम किया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बालिग हो जा रहे हैं। इंडिया में भी ये हो रहा है कि जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल उसको 16 साल किया जाए, ये अलग मुद्दे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो मॉरल वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। मॉरल वैल्यू के नाम पे मुझे लग रहा है कि कई बार हम देखिए कई बार दोनों आपस में कंट्राडिक्टरी लगने लगती हैं कि मोरल वैल्यूज हैं, दूसरा तरफ आपकी एजुकेशन है प्रॉपर, भले ही वो सेक्स एजुकेशन हो, भले ही वो कुछ भी हम बताएं, जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि वो भी गलत है, जागरूकता होना अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर ये प्रॉपर होगा तो कोई भी वेब सीरीज मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम नहीं डाल पाएंगे। छोटे बच्चों को अभी बचाना, क्योंकि वो अभी इतने बड़े नहीं है कि वो फैसला कर सके कि छुपाने वाली बात है। बिल्कुल आपकी सही है, रचनात्मकता के नाम पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर OTT प्लेटफॉर्म पर जो चीजें फैलाई जा रही हैं वो सरासर निंदनीय है, गलत है। उसके लिए और एक बॉडी बननी चाहिए। जी बिल्कुल, उसके लिए एक नियामकी संस्था होना बहुत जरूरी है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला हम जैसे इसकी सर ने बताया भी कि बच्चों के लिए ये नुकसानदायक होने के साथ साथ कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स में चिल्ड्रन फ्रेंडली एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है जो उनको साथ में एजुकेशन भी दे रहा है। या अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो उनको वो जो अब के समाज में हम कह रहे हैं ना, ये प्लग्स लगा के हम बैठ जाते हैं, हम सब अपने आप में बिजी हैं, तो जो हमारा एक सेगमेंट है या हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनको हम उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, तो वो लोनलीनेस कहीं ना कहीं ये OTT प्लेटफॉर्म उनके लिए पूरा कर रहा है। तीसरी बात, अगर हम हेल्थ या फिटनेस की बात करें आज की डेट में तो सारे लोग अवेयर हो गए कि भैया हमें हेल्थ और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तो OTT प्लेटफॉर्म इसको भी दे रहा है साथ में। तो कहीं उसके अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। रुचि जी के पास मानना चाहती हूँ। रुचि जी, अगर हम मतलब नेगेटिव प्रभाव है उसको तो कोई नकार ही नहीं रहा है ना, वो तो है ही है, और उस पर एक बॉडी बननी चाहिए। जो तमाम सेक्सुअल चीज़ें हैं, जो क्राइम की चीज़ें हैं, उन पर एक अंकुश होना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ें घातक हैं कम उम्र में अगर ये सब देखी जाए, है ना। मेरी बच्ची 9 साल की 10 साल की अगर अभी से अचानक उसको स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसा दिख जाए तो उसके लिए घातक होगा ही होगा। एक बड़े IPS अधिकारी ने कहा था कि एक वेब सीरीज में एक दिखाया गया था कि एक साइको, तो वो एल्डरली पर्सन जो होते हैं उनको अपना शिकार बनाता है, उनका वो मर्डर करता है। तो उनका ये कहना था कि इससे हमारे राज्य में, शायद कर्नाटक की वो बात थी, कि बेंगलुरु में देखने को मिला कि ऐसे केसेस हुए कि जो बुजुर्ग हैं उनके हत्याएं, कॉपीकैट फिनोमेना बोलते हैं इसको, हमारे जर्नलिज्म में कॉपीकैट फिनोमेना बोलते हैं। अगर एक एपिसोड होता है तो उसको देखा देखी में और भी होने लगते हैं। ये था कि मैं उससे मोटिवेट हुआ। जी बिल्कुल, मैं ऐसे केसेस काफी देखने को मिले। अभी हाल ही में एक मीडिया में छाया हुआ था कि एक बच्चे ने अपनी खुद की किडनैपिंग की कहानी बनाई। हाँ, वो नोएडा का केस में, ये सारी चीजें उसमें सावधान इंडिया से लिख के, लखनऊ का ये कुछ चीजें हैं। बट मेरा मानना यह है कि अब अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो परवरिश हुई है उस परवरिश में भी कुछ ना कुछ कमी माँ बाप की भी रह गई होगी। बिल्कुल, क्योंकि उसी एपिसोड को जो 2-3 सहमत है, लेकिन बस ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पाताल लोक के जो निर्माता है वो ये बोलते हैं कि समाज में जो हो रहा है हम उसी को दिखा रहे हैं। समाज में तो और भी बहुत कुछ चीजें हो रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है या कहीं कुछ आपदा है देश में, असल है, में वो बेचने का जो है अगर कोई एक प्लेटफॉर्म से कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो उसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है धन कमाना, लाभ लेना, मुनाफा कमाना। तो अब वो देख रहे हैं कि इस वक्त मास जो है क्या देखना चाह रहा है ना। कोविड के दौरान सब लोग घरों में ज्यादा हिट हो रही है, और ऐसी चीजें फुहड़ता जिनमें ज्यादा हिट हो रही है। और अब तो ये देखिए जमाना ही कट थ्रोट कंपटीशन का है। नहीं, इसमें मैं एक बात मुझे अपने रखनी है, बात ये रखनी, जो आपने 2-3 पॉइंट निकल के आया। पहला, बाजारवाद। तो अगर पूरा देखा जाए अल्टीमेटली इस पूरी अगर हमारे इस पैनल डिस्कशन का क्रक्स निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो सारी चीज़ें हम एक चीज़ हमें मिलती है कि हम सब लोग बाजारवाद से अफेक्टेड हैं। दिस इज ट्रू, ठीक। भले OTT है, वो भी इसका एक आउटकम है। अगर देखा जाए तो OTT प्लेटफॉर्म को निकाला ही बाजारवाद के लिए था। इसका एक दूसरा कारण भी था, वो मैं इसके अपने लास्ट पॉइंट में बताऊंगा। दूसरी बात, जो पूरा पैनल डिस्कशन चला था और वहाँ पे डॉक्टर मैम बोल रही थी कि छुपाने की बात की, हम अपने बच्चों को छुपाने और सारी चीज़ें, और विकास जी ने भी उसमें कुछ अपने विचार रखे थे। तो 2 अलग अलग चीज़ आती है, सेक्स एजुकेशन और चीज़ों को छुपाना।
या उसको संभाल के रखना, मतलब छिपाने को मैं संभाल के रखने के टर्म्स में हूँ, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। सेक्स एजुकेशन के बारे में ठीक है, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, उसको मेरे को कुछ बताना है, लेकिन कब बताना है वो मुझे भी पता है, कब बताना है वो उसको भी पता है, किस तरीके से बताना है वो भी पता है। दिस इज दी, ये इसका एक पहला आंसर। दूसरी बात, अगर हम इंसान हैं और हम इंसानों की उत्पत्ति जानवरों से हुई है, और जानवरों में एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि जानवर भी अपने बच्चे को एक सर्टेन टाइम तक बचाता ही बचाता है। आप किसी भी जानवर को देखोगे, कभी भी अपने जानवर पैदा करने के बाद उसे छोड़ नहीं देता। मेरे गली में एक बिच है, उसके बच्चे हुए हैं, तो वो लास्ट मोमेंट तक कोशिश करती है उसके आसपास में कोई दूसरा इंसान ना जाए, कोई दूसरा जानवर ना जाए, तो कोशिश करती है। लेकिन जैसे जैसे उसके पंख निकलने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे उसके हाथ पैर मजबूत हो जाते हैं, अब उसको फ्रीडम कर दी जाती है, जाओ अब तुम्हारे लिए पूरा दुनिया खुली हुई है, तुम जाओ। सेम चीज़ हम ह्यूमन बींग पे भी लागू होती है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं उसी जानवर सोसाइटी से हम लोग निकल के आए। तो हमें भी अपने बच्चों को तब तक उनके लुक आफ्टर करने की जरूरत है, और जब लुक आफ्टर करेंगे उनके मनोवैज्ञानिक, उनके केवल शारीरिक नुकसान के बारे में नहीं सोचना है, उनके मनोवैज्ञानिक नुकसान के बारे में भी सोचना है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका दूसरा आंसर है। अब जब बात करते हैं नुकसान के बारे में, तो मैं नुकसान को पॉइंट वाइज कुछ रख लेता हूँ। सबसे पहला आता है आर्थिक नुकसान, जहाँ पे विकास जी ने उसके जो पॉजिटिव बताए थे, उसको मुझे व्यक्तिगत रूप में मुझे लगता है कि उसके आर्थिक नुकसान है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में 4 लोग हैं, चारों के चारों एडल्ट हैं, चारों के चारों इंडिविजुअल हैं, और वो अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। 4 इंडिविजुअल का मतलब कम से कम 4 मोबाइल। अगर आप इन चारों मोबाइल में अपना रिचार्ज कराते हो, आज की तारीख में 4 मोबाइल पे रिचार्ज करने का मतलब 2800 रुपये का आपका महीने का रिचार्ज, मतलब 56 दिन के हिसाब से अगर हम उसकी वैलिडिटी देखें। नेट अगर किसी OTT का अगर आप एक प्लेटफॉर्म लेते हैं तो मिनिमम रेंटल उसका 600 रुपये ईयरली है। एक अगर आपने नेटफ्लिक्स लगाया तो हो सकता आपको लगता है डिज्नी हॉटस्टार ज़्यादा बेटर है, फिर आपने उसकी एप्लीकेशन भी ले ली, ठीक है। तो एक अगर क्यूमुलेटिव वे में देखें तो आपको फाइनेंशियल नुकसान है, ये मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, सामाजिक नुकसान, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अभी एक आपकी और हमारी तरह एक आम आदमी था, वो मुंबई में इंटरव्यू देने के लिए गया, और उसका चांसेस ऑफ रिजेक्शन केवल इस बात पर था कि यू बिलोंग्स टू मिर्जापुर। अच्छा, हाँ, ये आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ठीक है। ये हाँ, आप पेपर में भी पढ़ा था, और उस बंदे का रिजेक्शन केवल इसी पॉइंट पर हुआ था कि आप मिर्जापुर से हो, क्योंकि मिर्जापुर कहते ही हमारे दिमाग में एक सर्टेन नेगेटिविटी आ चुकी है। उस वेब सीरीज के लेकर हमने पूरे समाज को हमने गलत मान लिया। नो मैटर वो समाज अच्छा बुरा, हम उसके बारे में नहीं जानते। ये मेरा दूसरा कहना। तीसरा, सांस्कृतिक हमारा जो नुकसान है। सांस्कृतिक नुकसान क्या है? जैसे आप सब लोग बोल रहे थे, एब्यूजिंग लैंग्वेज है, हम अपने कल्चर को बोलते जा रहे हैं, कल्चरल डाउनफॉल होता जा रहा है। सारी चीज़ें, पहले हम लोग फेस्टिवल बहुत मतलब कलेक्टिव वे में एंजॉय करते थे, आज की तारीख में सारी चीज़ें, और आज की तारीख में जो हमारी संस्कृति है वो पूरी की पूरी बाजार द्वारा निर्मित है, बाजार द्वारा रेगुलेटेड है। मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे वो डे, सारी चीज़ें आ गई हैं। फॉरगेट अबाउट होली और दिवाली। होली दिवाली पे ऐसे कोई हमारा डे नहीं बनता, उसके लिए कुछ ऐसे नहीं आते। जबकि आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल में हुआ करते थे, न्यू ईयर पे ग्रीटिंग्स आते थे, और उस ग्रीटिंग्स और वो ग्रीटिंग्स दिवाली स्पेसिफिक होते थे, वो न्यू ईयर स्पेसिफिक होते थे। और हम जब अपने रिलेटिव को ग्रीटिंग भेजते थे तो उसको पढ़ने का, उसको संभाल के रखने का एक अलग मजा होता था, ड्राइंग रूम में सजाने का एक अलग वो होता था। तो आप सोचो ना, ग्रीटिंग का वो जमाना खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा इसका नुकसान है। चौथी चीज़, नैतिक पतन हमारा खुद में है, इसमें कुछ कहने जैसी कोई बात है नहीं। और लास्ट में अगर बात करें मनोवैज्ञानिक जो इसका नुकसान हुआ है, तो आप ये सोचो, किसी गांव देहात का एक छोटा सा बंदा जिसका नाम अंकित है, वो एक दिन अंकित सिरसा करके नाम से जाना चाहता है, और वो अंकित से अंकित सिरसा तक की बनने की उसकी कहानी जो है, 19 साल का 18-19 साल का लड़का, आप उसको केवल लीगली आप उसको एडल्ट नहीं बोल सकते। 18-19 साल का लड़का कुछ देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जब 21 या 22 साल या 23 साल की लाइफ में को कंप्लीट करने के बाद जब आप अपना ग्रेजुएशन कर लेते हो, देन यू एंटर इनटू द सोसाइटी, तब आपको पता लगता है कि लाइफ के असली थपेड़े क्या हैं। लेकिन आप जब 18-19 साल का लड़का, उसके पीछे के कारण कुछ और भी हो सकते हैं, मतलब उसकी क्रिमिनलाइजेशन होने के और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जब वो गन कल्चर देखता है, मैंने अंकित सिरसा की जो कहानी बताई, ये पूरा का पूरा आजकल यूट्यूब में आप इसको बहुत आसानी से सर्च कर सकते हो। मतलब अभी उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसको पकड़ा है एक मर्डर के केस में। आप वो जितने भी उसमें क्रिमिनल है, उसमें सबसे यंगेस्ट है, और उसका जो मेथड ऑफ किलिंग थी वो इतनी हार्श थी कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि 18 साल के बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन हो सकता है, जो डॉक्टर रुचि ने बोला था। तो आप ये देखिए ना, ये हमारा मनोवैज्ञानिक पतन है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें बात तो कई सारे पॉइंट आपने निकाले। मैं अंत में विकास जी के पास में अंत में आऊंगी, चलते चलते आखिर में कंक्लूड करूंगी। विरोध है, वो बात करनी है जी, तो मैं पहले रुचि जी के पास, पहले उसका विरोध कर। चलिए विकास जी, आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, आपका जो काउंटर है। डॉक्टर ललित सर ने अभी कुछ नुकसान बताए, उसमें मेरे को कहीं कहीं अंतर विरोध है, और मैं चाहूंगा कि अपनी बात रखूं और आप लोग भी उस पर अपने अपने विचार रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मिर्ज़ापुर से रिलेटेड एक स्टोरी बताई कि वो इंटरव्यू के लिए गया था, और उसको सिर्फ इस बिहाफ पर डिनाई कर दिया था कि वो मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता है ना। तो
मेरे को इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा जानकारी की कमी लग रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि मिर्जापुर के नाम पर मना करने का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति के प्रति पहले से ही पूर्व धारणा बना ली है। और मेरा मानना है कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं तो आपका जो इंटरव्यू लेने के लिए सम्मानित सदस्य अगर बैठे हैं तो वो कम से कम इतने वरिष्ठ तो होंगे और इतना ज्ञान और इतना कौशल तो उनका अपने व्यक्तिगत जीवन से होगा ही कि वो पूर्व धारणा से मुक्त रहेंगे, है ना। आप किसी के भी योग्यता का निर्णय पूर्व धारणा के आधार पर करते हैं तो गलत है। और अगर उनका जो अयोग्य उनको घोषित किया गया वो सिर्फ इस वजह से कि वो मिर्जापुर से बिलोंग करते थे, तो मेरे ख्याल से तो वो बहुत बेहतर हुआ कि वो उस कंपनी में काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि अगर वो उस कंपनी में काम करते तो फिर उस कंपनी के जब निर्धारित करने वाले जो लोग हैं वही जो पूर्व धारणा से ग्रसित हैं तो फिर कैसे काम होगा। दूसरा पॉइंट सर ने बोला, तकनीकी के दौर में जो है मोबाइल है, जैसे 4 लोग हैं घर में, 4 लोगों के पास मोबाइल। देखिए, आप अगर तकनीक के साथ नहीं चलेंगे तो आप फिर पीछे हो जाएंगे। मोबाइल आजकल की ज़रूरत बन गया है, इंटरनेट आजकल की ज़रूरत है। आप इंटरनेट से 2 महीने कट के देखिए, आप खुद को पाएंगे कि आप जमाने से कम 2 साल पीछे हो, है ना। तो मोबाइल आजकल की ज़रूरत है। जैसे ही आप एडल्ट होते हैं, जैसे ही आप एक हाई स्कूल पास हो जाते हैं तो मोबाइल की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को स्कूल भी भेज रहे हैं, अब चिट्ठी का दौर तो चला गया ना। हर देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों में बदलाव होता है। वो समय की सीमा थी, जब चिट्ठियों का दौर था तब था, आज नहीं है ना। आज आपका बच्चा स्कूल गया, आपने उसको मोबाइल नहीं दिया और अचानक कोई बात आन पड़ी, और तकनीक में भी चेंजेस हुए हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट सुविधा में भी चेंजेस हुए हैं, मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार हुआ है। कैंसर जो लाइलाज बीमारी मानी जाती थी उसका इलाज ढूंढ लिया गया। एड्स जो लाइलाज बीमारी मानी जाती थी उसका सुधार ढूंढने के हम कगार पर खड़े, है ना। तो बाई चांस अगर कोई बात हो जाती तो आप कैसे संपर्क करेंगे? फिर आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। आपने अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया तो आप उसके शिक्षक को फोन करेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मोबाइल तो हमें आज के वक्त के हिसाब से उसको देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। पर हम यही चाहते हैं कि जो ऐसी जो कंटेंट है, जो इंटरनेट पे जो कंटेंट है, इस पे थोड़ा सा रोक लगे कि अगर हमने बच्चे को मोबाइल दिया है तो उस पे कम से कम हमें ये बहना रहे कि वो हमारी जो बात हो रही है या थोड़ा बहुत तो उसके लिए मुझे लगता है कि केवल वेब सीरीज ही जवाबदेही केवल वेब सीरीज की नहीं बनती है। ये तमाम सारा जो यूट्यूब पूरा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पोर्न है, जहाँ सब कुछ है, उन सब पर रोक लगनी चाहिए। देखो, टेक्नोलॉजी को तो हम नहीं निकाल सकते, वो तो मैं डॉक्टर साहब की बात से पूरा एग्री, वो इनएविटेबल है, उसको हम नहीं निकाल सकते, वो होना ही होना है। हम नकारेंगे तो हो सकता है हमारे आने वाले जनरेशन उसको हमसे ज्यादा एक्सेप्ट करे, लेकिन एक बेंच मार्क तो हमें अपने खुद के लिए बनाना पड़ेगा। हमारा काम भी नहीं चल सकता। नहीं, पर मैम एक बात ये है ना, आप मोबाइल में देखेंगे तो मोबाइल में एक फंक्शन दिया रहता है, हर मोबाइल में है मेरे ख्याल से, चाइल्ड मोड करके एक रहता है, पेरेंटल लॉक, आजकल बच्चों को आपने दिया है, उसको क्रैक करना भी बड़ी बात नहीं। हाँ वो है। आप सोचें कि बच्चे को अगर ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी नहीं आती है तो ये हमारी गलतफहमी है। नहीं, यहाँ मेरा ये कहना है ना कि आप, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमारी जनरेशन से विकास जी, आपका कोई आखिरी पॉइंट बचा था? जी, आखिरी पॉइंट ये है, सर ने एक बात कही थी, अंकित सिरसा की कहानी जो इस वक्त यूट्यूब पर वायरल हो रही है ना। तो जो उसने, सर ने बताया कि उसने इतने हार्श तरीके से मर्डर किया या जो चीज़ है, तो ऐसा है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की परवरिश पे भी चीज़ें डिपेंड कर सकती हैं। उसका पारिवारिक माहौल कैसा था, उसकी संगत कैसी थी, है ना। अब मेरी अगर संगत खराब है, मेरी जैसे लोगों के साथ संगत होगी, मैं वैसा सीखूंगा। आप बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा एक कोमल लकड़ी की तरह होता है, आप उसको जैसे ढालोगे वो वैसा ढल जाएगा। बिल्कुल सही। तो उसकी जैसी संगत मिलेगी वो उस संगत में ही बड़ा होगा। उसको वेब सीरीज देखने से, वेब सीरीज तो लाखों बच्चे देख रहे हैं, सब तो क्रिमिनल नहीं हो जा रहे हैं, है ना, सब तो एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं, वो एक एंटरटेन का साधन है ना। बट कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चों को माहौल ही ऐसा मिल जाता है, उनकी संगति इतनी खराब हो जाती है, या उनके परिवार में पारिवारिक माहौल भी ऐसा होता है कि वो घर से कट के रह रहे हैं। तो ऐसे लोग ना, उनकी एक जो सर खुद मनोविज्ञान वाले हैं तो सर खुद इस बात को बेहतर जानते हैं कि ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक उनको दिक्कत भी रहती है ना। तो ये चीज मेरा ये इस पर एक पॉइंट था। बिल्कुल। तो चलते चलते हम लोग रुचि जी के पास माना चाहते हैं। रुचि जी, मनोवैज्ञानिक स्तर पे कितना प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पे, तमाम और तबकों पे समाज के? जी बिल्कुल मैम, बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना, मतलब मैंने जितना अभी तक, हमारे पास तो केसेस ही आते हैं, मतलब जो ऐसा तो कोई नहीं आएगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो OTT से या वेब यूट्यूब से पढ़ के कुछ बहुत अच्छा कर गया, ऐसे तो कम, मतलब हमारे पास आने का मतलब नहीं होता। पर हमारे पास जैसे भी केसेस आते हैं तो मैंने जो बच्चों में ऑब्जर्व किया है, एग्रेशन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, और बच्चे ना, मतलब जो छुपाने की प्रवृत्ति जो बच्चों में बढ़ी है, मतलब अपने पेरेंट्स से चीज़ों को छुपाने की प्रवृत्ति। जैसे हम थे, जैसे मैं अभी
अपने ही घर की अगर बात लूँ तो बच्चे जैसे मैं अपने बच्चों को डील करती हूँ, मैं डेली उनसे कन्वर्सेशन करती हूँ, डेली उनसे बात करती हूँ कि आपके स्कूल में क्या हुआ, आज आपने क्या किया, और मैं उन्हें ये भी बताती हूँ कि आज मैंने क्या किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से मुझे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, या पॉजिटिव पेरेंटिंग जो हम यूज करते हैं ना, कि जो जैसा कि प्रभा मैम ने कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सच में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको ये देखना है कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से चीज़ों को बताना है, कब बताना है। जैसे हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं ना, डेवलपमेंट माइलस्टोन की कब बच्चे के दांत निकलेंगे, कब वो क्रॉल करेगा, कब वो, तो जैसे प्रकृति ने बनाया है वैसे ही पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि कब उनको किस तरीके से क्या चीज़ बतानी है। तो यहाँ पर जो रोल ऑफ पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी तो ना तो हम वेब सीरीज़ के लिए कुछ कर सकते हैं एज अ कॉमन मैन, और ना ही हम मतलब किसी और चीज़ के लिए, लेकिन हाँ हम जो कर सकते हैं एज अ काउंसलर, एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो हम पेरेंट्स से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को भी समझें, और जो आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो एनवायरनमेंट है, और जो मतलब समय के साथ चलने की जो होड़ है, उन तीनों को साथ में लेके एक सामंजस्य बैठाएं और उसके तरीके से अपने बच्चों को। बिल्कुल रुचि मैम, मैं आपकी इसी बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। हालांकि मैं अभी अनमैरिड हूँ तो मेरे को बच्चों का इतनी जानकारी नहीं है, बट मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ ना कि हम बच्चों के लिए भी समय निर्धारित कर दें। जैसे आजकल मोबाइल का दौर है, बच्चे मोबाइल पे लगे हैं। जैसे मैंने एक बार पहले भी बात की कि बच्चे खेलने नहीं जाते हैं बाहर, है ना, तो हम बच्चों के लिए समय निर्धारित करें कि ये टाइम आप मोबाइल देख सकते हैं। उसके अलावा खाली एंटरटेन के लिए, जैसे हम जब छोटे थे तो कॉमिक्स का कल्चर था, नंदन चंपक ऐसी कहानियां की किताब आती थी, उनमें कहीं ना कहीं एक नैतिक कहानियां भी आती थी। तो बच्चों में पढ़ने की, अगर हम बच्चों को मोबाइल कुछ समय देने के बाद उनको बोलें कि लो कहानियां पढ़ लो या कॉमिक्स पढ़ लो, स्टडीज भी पहले सब्जेक्ट जी बिल्कुल, अब नहीं है स्कूल्स वगैरह में, है ना, तो उनको इस तरफ भी दिया जाए ताकि उनकी रुचि आए, साहित्य में रुचि बढ़े, है ना, पढ़ने लिखने में थोड़ा रुचि बढ़े। तो ये सारे कोशिशें भी की जा सकती हैं अगर बच्चे। सर दूसरी चीज ये कि हम बच्चों से कहें ना कि वो पढ़ें। हाँ, बच्चे कहने से नहीं करते, एनकरेज करें, बच्चे इमिटेट करते हैं आपको। जो आप करेंगे ना, बच्चे जो आप करेंगे, बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो कोशिश करें कि आप भी पढ़ें और बच्चों को भी। पेरेंट्स, एज अ फैमिली, हम अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच्चों के सामने ऐसे उदाहरण पेश करें कि हमारा बच्चा उससे अच्छी चीज सीखे। परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। तो हम जो वेब सीरीज का इफेक्ट कह रहे हैं बच्चों पे, तो हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम समाज में कुछ अपनी ओर से कुछ सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारी एक छोटी सी ये अभिलाषा है कि बाहर से भी हमारे बच्चे को ऐसा कंटेंट ना मिले जिसकी वजह से हमारी मेहनत पे पानी फिर जाए। जी। दूसरा ये कि वर्किंग आजकल दोनों हैं माँ बाप, तो बिल्कुल बच्चों को वक्त नहीं देते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चा मोबाइल पे लगा है। हम कभी उसके साथ वॉलीबॉल नहीं खेलते, कभी चेस नहीं खेलते, कभी बैडमिंटन नहीं खेलते, कभी शाम को बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कभी हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। एकल परिवार का प्रचलन, अगर हस्बैंड ने भी अपनी वेब सीरीज पूरी करनी है, तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हैं, केवल दोस्त जो है वेब सीरीज को नहीं दिया जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं और परवरिश है, वो तमाम सारी फैक्टर्स लागू होके, और बाकी ये कि रेगुलेटरी बॉडी पूरे ऑनलाइन फॉर्म के लिए होनी चाहिए, वेब सीरीज हो, यूट्यूब हो। स्वॉट एनालिसिस अगर हम कर दें ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो ज्यादा नहीं, एक आध दो मैं पॉइंट्स कुछ देना चाहूंगी स्वॉट एनालिसिस में। तो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहला है स्ट्रेंथ हमारी ये है ओटीटी की, इंक्रीज्ड स्पीड है, हमारी स्पीड बहुत बढ़िया मिलती है हमें कोई भी कंटेंट देखने के लिए, और उस प्लेटफॉर्म पे आप जो मर्जी जिस टॉपिक पे वो आपको कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है। अगर हम इसकी वीकनेस की बात करेंगे तो इसमें इनकंसिस्टेंट ग्लोबल अप्रोच है रिगार्डिंग रेगुलेशन, रिगार्डिंग प्राइवेसी, रिगार्डिंग सिक्योरिटी। अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, अगर हम इसमें अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल काम करती है। लास्ट में अगर हम थ्रेट की बात करें तो इसका थ्रेट सबसे बड़ा है कि जो हमारी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, ये सबसे बड़ा इसका थ्रेट है ओटीटी प्लेटफॉर्म का। जी। तो चलते चलते ललित जी कुछ भी। मैम मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चीजें कुछ भी हो, बाजारवाद की इस दौर में हम लोग एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां हमें बाजार रेगुलेट कर रहे हैं। हमारे आचार व्यवहार, हमारी संस्कृति, हमारा समाज सब को रेगुलेट कर रहे हैं। एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक सभ्य व्यक्ति होने के नाते हमारा अपना खुद का फर्ज बनता है कि हम अपने लिए खुद बेंचमार्क बनाएं, क्या सही है क्या गलत है। हम सामने वाले को निर्धारण ना करने दें कि मेरे लिए क्या सही है, हम अपने लिए खुद डिसाइड कर लें मेरे लिए क्या सही है।
क्योंकि बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता, उसका कॉग्निशन इतना डेवलप नहीं होता, तो एज ए पेरेंट्स होने के नाते हम उसको हेल्प करें कि उसकी कॉग्निशन की डेवलपमेंट में। ये मेरा पहले पॉइंट। दूसरी बात ये कि जब बाजारवाद की बात करते हैं तो बाजारवाद में एक चीज़ और भी है कि बाजारवाद का जो सबसे बड़ा फायदा, मतलब उसके सामने वाले के लिए जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो पैसा कमाता है, और आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है आपके ब्रेन का वो मिसयूज कर रहा होता है। भारत दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। अगर उसकी पावर के टर्म्स में देखा जाए तो ये धीरे धीरे एक पावरफुल कंट्री की बनने की दौड़ में भी आगे बढ़ रही है। आप खुद सोचो, ये जो बाजारवाद की वजह से अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है तो आपको अब आर्मी की जरूरत नहीं है, आज आपको चाहिए डिजिटल वर्ल्ड की। आप उसे डिजिटली भी बर्बाद कर सकते हैं। आप वहाँ के यूथ को बर्बाद कर दो, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। ये पूरा मेरा कहना इसमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो चलते चलते आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा तो करेंगे, साथ में आप तमाम सारे जो लोग हैं, प्रभा जी हैं, रुचि जी हैं, नमिता जी हैं और ललित जी हैं, इतना अच्छा बच्चों को लेकर जो इतना अच्छा अनुभव है आप लोगों का, अच्छी एक समझ है, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर हम अगला एपिसोड जरूर तैयार करें कि अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें और कब हमें बच्चे को कब क्या देना चाहिए। तो आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी चर्चा मुझे लगता है रही, थोड़ा लंबी हो गई है और लेकिन फिर भी बहुत सारे पक्ष निकल के आए। ये अच्छी बात है कि तमाम सारे पक्ष इसमें निकल के आए हैं, तो एक नई समझ हमारी बनेगी उसकी लेवल पर। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।